A very good morning class. Myself Priyanka and today I am presenting the topic diphtheria. So let's talk about the diphtheria disease. In this presentation we will discuss about introduction of diphtheria, definition, history, epidemiology, pathophysiology, clinical features, diagnostic evaluation, complications, management including medical and nursing management, prevention and the summary. फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। डिप्थेरिया जो वर्ड है, जो डिप्थेरिया डिजीज़ है, ये ग्रीक वर्ड डिप्थेरा से ली गई थी जिसका मीनिंग था लेदर। ये टर्म फ्रेंच फिजिशियन पियरे ब्रिटोनियर ने दी थी 1826 में। ये डिप्थेरा से हमने ये वर्ड क्यों ड्राइव किया डिप्थेरिया, क्योंकि डिप्थेरिया डिजीज़ के अंदर क्या होता है, एक लेदरी शील्ड लाइक मेम्ब्रेन हम ग्रो कर जाती है हमारे टॉन्सिल, थ्रोट और नोज़ के सराउंडिंग एपिथेलियल टिश्यूज़ पे। इन द पास्ट इट्स नेम जनरल डिजीज़ और जनरल किलर डिजीज़ बिकॉज ऑन ट्रीटमेंट इन द पास्ट एंड इट वॉज लीड हाई मोर्टेलिटी बिटवीन चिल्ड्रन। पुराने समय में डिप्थेरिया को जनरल किलर डिजीज़ बोलते थे उसके ट्रीटमेंट के बेसिस पे और हाई मोर्टेलिटी रेट जो था बच्चों के अंदर, उसकी वजह से ये माना जाता था कि जो डिज़ीज़ है उसकी वजह से 80% ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स के जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डिप्थेरिया क्या है? एक एक्यूट इन्फेक्शियस और हाईली कंटाजिनस डिजीज़ है of childhood characterized by local inflammation of epithelial surface, formation of fibrous pseudomembrane upon mucosa of respiratory tract, occasionally an open wound and severe toxemia result from the production of powerful exotoxin by Corynebacterium diphtheria। ये क्या है? एक एक्यूट और हाईली कॉन्टेजिनस डिजीज़ है चाइल्डहुड एज में जो होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी एपिथेलियल सरफेस होता है उसकी लोकल इन्फ्लामेशन हो जाती है, एक जूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोसा लेयर पे, और कई बार ओपन वुंड भी हमें देखने को मिलता है और सीवियर टॉक्सीमिया। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स किस वजह से होती है? एक पावरफुल एक्सोटॉक्सिन की वजह से, जो कि एक बैक्टीरिया रिलीज़ करता है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। डिप्थेरिया डिजीज़ का जो हॉलमार्क साइन होता है वो यही है, अ शीट ऑफ ग्रे मटेरियल दैट कवर बैक ऑफ द थ्रोट। देन उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ डिप्थेरिया। 5th सेंचुरी BCE में हिप्पोक्रेट्स थे, उन्होंने सबसे पहले इस डिज़ीज़ को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने देखा कि ये जो है एक नई लेयर की फॉर्मेशन कर देती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे। देन उसके बाद 6th सेंचुरी में डिप्थेरिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एपिडेमिक देखी गई बाय ग्रीक फिजिशियन ऑर्टियस। उसके बाद लास्ट 19th सेंचुरी 1880 में बैक्टीरिया जो कि डिप्थेरिया को कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई किया जर्मन साइंटिस्ट एडविन क्लैब्स और फ्रेडरिच लॉफलर ने। देन 1892 में एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट किया गया, डिप्थेरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीटॉक्सिन बनाया गया जो कि हमने हॉर्स से डिराइव किया था। ये सबसे पहले US में यूज़ हुआ था। उसके बाद 1920 में डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सोइड यूज़ इन दी वैक्सीन्स। डिप्थेरिया की वैक्सीन्स के लिए जो टॉक्सोइड यूज़ किया जाने वाला था वो डिस्कवर हुआ, डेवलप हुआ। देन हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी में हम कई सारे टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट, कि जो डिप्थेरिया को कोज करने वाला एजेंट है वो कौन है। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया इज कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, जिसको हम क्लैब्स लॉफलर बेसिलस भी बोलते हैं। ये जो है ग्राम पॉजिटिव है, प्लियोमॉर्फिक बेसिलाई है जो अपनी शेप चेंज करते हैं। हैव 4 मेन स्ट्रेन, 5 मेन स्ट्रेन होते हैं इसके, ग्रेविस, इंटरमीडियस, बेल्फेंटी एंड मिटिस। इसके अलावा और भी स्ट्रेन्स हैं डिप्थेरिया के, बट हम यही मेन 4 कंसीडर करते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें
तो डिप्थेरिया किस वजह से फैलता है? सिक्रेशन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम इन्फेक्ट पर्सन और कैरियर। जो भी डिप्थेरिया का कैरियर है, जो भी है डिप्थेरिया इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी सिक्रेशन और डिस्चार्ज से दूसरे पर्सन को भी डिप्थेरिया हो सकता है। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। किसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में? जो भी ड्रॉपलेट्स है एयर के अंदर, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन ने ब्रीथ आउट की है कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, उससे। सिक्रेशन फ्रॉम नोज एंड थ्रोट सच एज म्यूकस एंड सलाइवा, इन्फेक्टेड स्किन लीजन्स, ऑब्जेक्ट सच एज बेडिंग क्लॉथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये जो है ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से डिप्थेरिया या मतलब जिसमें बेडिंग क्लॉथ्स ये सब आते हैं, ये बहुत रेयर होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन की। ह्यूमन हार्बरिंग इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिकली इन देयर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये जो डिप्थेरिया इन्फेक्शन होता है, इसका जो एजेंट होता है वो कहाँ सर्वाइव करता है? हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में। पोर्टल ऑफ एंट्री कहाँ से हमारी बॉडी में एंटर करता है? तो मोस्ट ऑफन रेस्पिरेटरी ट्रैक ही होता है, बट रेयरली कंजक्टाइवा और स्किन वुंड के थ्रू भी ये एंटर कर सकता है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड, जो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिप्थेरिया का वो है 2 to 6 days। 7th, डिप्थेरिया मोस्ट ऑफन अकर्स इन विंटर एंड ऑटम सीजन्स। जो डिप्थेरिया है वो मोस्ट ऑफन विंटर और ऑटम सीजन्स में हमें देखने को मिलता है। इसमें मेल फीमेल दोनों ही सेक्सेस इक्वली इफेक्टेड होते हैं। प्री स्कूल एज चिल्ड्रन है वो मतलब कि मोस्ट वनरेबल होते हैं डिप्थेरिया इन्फेक्टेड होने के। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्थेरिया की। जो डिप्थेरिया है वो कैसे अकर होता है हमारी बॉडी में? तो कॉजिकेटिव एजेंट जो हमने पढ़ा था क्लैप्सिलोफिलर बेसिलस, जिसको हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी भी कहते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करता है। देन उसके बाद ये प्लोरिफरेट करता है और लिबरेट करता है और पावरफुल एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिस वजह से हमें लोकल लीजन और सिस्टमिक लीजन्स देखने को मिलते हैं। जो लोकल लीजन्स के अंदर क्या होगा? एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ होने की वजह से एपिथेलियल सेल का नेक्रोसिस हो जाएगा। स्पेशली हमारे जो हार्ट, किडनी, सीएनएस में एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, उनके नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? सीरस एंड फिब्रिनस मटेरियल फॉर्म हो जाएगा, जो कि क्या कर लेगा? एक ग्रे वाइट अपीयरेंस दे देगा, एक जूडो मेम्ब्रेन बना लेगा ग्रे वाइट कलर की, जो कि कभी कभी ब्लीड भी करती है और डिसलॉज भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे सराउंडिंग टिश्यू हैं वो भी इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं और एडिमेटस हो जाते हैं। और ये तो था हमारा लोकल लीजन्स के अंदर। अब अगर हम बात करें सिस्टमिक लीजन्स के अंदर, तो सिस्टमिक लीजन्स के अंदर क्या है? एक्सोटोसिन क्या करेगा? हमारे हार्ट, सीएनएस, किडनी, इन पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा, हमारे जो सिस्टम हैं उनके ऑर्गन को। हार्ट के अंदर क्या है? जो मायोकार्डियल फाइबर्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, जिस वजह से हमारा और हार्ट जो है हमारा वो डायलेट हो जाएगा, जिस वजह से क्या है? हमारे हार्ट की कंडक्शन सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी। और सीएनएस के अंदर ये पॉलीन्यूराइटिस कॉज कर देगा। किडनी पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा? किडनी में जो हमारे रेनल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। उसके साथ साथ हमें इन्फ्लामेशन देखने को भी मिलेगी इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ की। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्थेरिया। इसमें मेन यही है कि कॉर्निबैक्टीरियम जो डिप्थेरिया है वो एक्सोटोसिन रिलीज़ करता है और हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालता है। जो भी हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन होता है उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करके, जो भी हमारे साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहाँ पे टिश्यूज़ डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। तो मतलब ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन कोज करता है, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है, गेट्स टेकन अप इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडीज टिश्यू। और ये जो है एक्सोटोसिन ये ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारी ओवरऑल बॉडी सिस्टम के अदर ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन कोज हो जाएगी, जैसे कि हार्ट की,
और सीएनएस में नर्व डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसमें हमें हमारा जो प्लेटलेट काउंट होता है वो भी कम कर देता है कोर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। जिस लो प्लेटलेट काउंट की कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। और जो हमारा प्रोटीन होता है उसको वो हमारे यूरिन में हमें देखने को मिलता है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कंडीशन भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिप्थेरिया की, कि क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं डिप्थेरिया के अंदर, हमें कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को डिप्थेरिया है। तो जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ है डिजीज़ कॉज करने में, और हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है इसमें नेज़ल डिप्थेरिया। इसमें हमारा नेज़ल पार्ट इन्वॉल्व होता है। इनिशियली इसके जो नेज़ल डिप्थेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि माइल्ड फीवर, नेज़ल डिस्चार्ज, सीरोसैंगुअस म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा जो कि फॉल स्मेल प्रोड्यूस करेगा। वाइट मेम्ब्रेन और नेज़ल सेप्टम, जो हमारा नेज़ल सेप्टम है उस पर हमें वाइट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। डिज़निया, पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथ करने में। फिर है टॉन्सिलर एंड फेरिंजियल डिप्थेरिया, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल वैरायटी है। इसके अर्ली फीचर्स क्या है, मतलब इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं इस डिप्थेरिया के। इनिशियल सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जो कि ज़ूडो मेम्ब्रेन अपीयर होने से पहले हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि लो ग्रेड फीवर, चिल्स, मलेज, एनोरेक्सिया, सोर थ्रोट, डिस्फैगिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, वीकनेस, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग। इसमें हमें एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड देखने को मिलेगी जो कि सीवियर एडिमा की वजह से हुई है, जिसकी वजह से जो हमारी नेक होगी वो स्वॉलन हो जाएगी, बल नेक अपीयरेंस भी जिसको हम बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलती है बल नेक अपीयरेंस टॉन्सिलर और फेरिंजियल डिप्थेरिया में। लेटर सिम्टम्स क्या आएंगे, ज़ूडो मेम्ब्रेन अपीयर होने के बाद इनिशियल सिम्टम्स के 12 से 24 घंटे बाद हमें लेट फीचर्स दिखते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ज़ोडो वाइट ग्रे स्मूथ अडेरेंट मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी हमारे टॉन्सिल्स पे, जो कि फेरेंजियल वॉल्स को भी कवर करेंगे। और सम टाइम ये प्रोग्रेस डाउन करके लैरिंग्स, ट्रैकिया और हमारे अदर बॉडी ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर लेती है। इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, सोर थ्रोट, ओडाइनोफेगिया, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ज़ूडो मेम्ब्रेन बन गई है, वहाँ पे हमारा ब्रीदिंग का जो एरिया है वो उधर कम हो गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑक्सीजन कम जा रही है तो हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। माइल्ड केसेस में जो है मेम्ब्रेन वो 7 से 10 दिन में स्लोज आउट कर जाती है, निकल जाती है, बट सीवियर केसेस में ये रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देती है और सर्कुलेटरी कोलैप्स भी। फिर हम बात करते हैं लैरिंजियल डिप्थेरिया की। ये यूजुअली ज़ूडो मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन की वजह से होता है, जो मैंने अभी बताया था टॉन्सिल और लैरिंजियल डिप्थेरिया में कि ज़ूडो मेम्ब्रेन फॉर्म होती है और वो प्रोग्रेस डाउन भी कर जाती है सम टाइम। तो उसके प्रोग्रेस डाउन की वजह से हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, नॉइज़ी और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, पेशेंट को बहुत दिक्कत होगी सांस लेने में, लाउड बार्किंग कफ होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, इंस्पिरेटरी प्रोग्रेसिव स्ट्राइडर, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अगर हमने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव नहीं किया तो पेशेंट को सफोकेशन हो सकती है और हार्ट फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर फोर्थ है रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया। इसके अंदर हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डिज़निया, हस्की वॉइस, स्ट्राइडर, डिस्निक रिट्रैक्शन, साइनोसिस, फास्ट हार्ट रेट जिसको हम टैकीकार्डिया भी बोलते हैं, वीजिंग साउंड आएगी, नेज़ल डिस्चार्ज, रिगर्गिटेशन ऑफ फ्लूइड भी हमें देखने को मिलता है कई बार, एनलार्ज लिम्फ नोड और स्वेलिंग ऑफ पैलेट। देन लास्ट है क्यूटेनियस डिप्थेरिया। इसके हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें हमारे क्यूटेनियस नाम से पता लग रहा है, इसमें हमारी क्या है, स्किन लेयर इन्वॉल्व होती है, स्किन पे हमारे येलो स्पॉट्स और सोर्स देखने को मिलते हैं और कई बार रेडिश लीजन जो कि बहुत पेनफुल होते हैं और कई बार नॉन हीलिंग स्कार में डेवलप हो जाते हैं। तो ये सभी तो हमने पढ़े थे साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्थेरिया। उसके बाद हम कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को डिप्थेरिया, कैसे डायग्नोज करेंगे, तो डायग्नोज के अंदर हमें
ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रोट एंड लीजन कल्चर, इलिक इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट, ECG, अदर लैब इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड CBC, यूरिन एंड एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग में क्या करेंगे, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि उसने डिप्थेरिया की से इम्यूनाइज मतलब डिप्थेरिया वैक्सीन की इम्यूनाइजेशन लगवाई थी या नहीं, उसके फैमिली मेम्बर में किसी को डिप्थेरिया तो नहीं है, या इससे रिलेटेड कोई डिजीज़ कंडीशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन, इसमें हम डायरेक्ट विजुअलाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, जिसमें हमें वाइट ग्रेइश सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी टॉन्सिल्स के ऊपर, हाई पिच ब्रीदिंग साउंड भी होगी पेशेंट की, उसका हार्ट रेट है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा, मीन्स टैकीकार्डिया की कंडीशन होगी, बन नेक अपीयरेंस और अदर क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। थ्रॉट कल्चर, थ्रॉट कल्चर में क्या होता है, द मटेरियल फॉर कल्चर में बी ऑब्टेन फ्रॉम बीनीथ और पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन इटसेल्फ बाय यूज ऑफ कॉटन टिप एप्लीकेटर और स्वैब। इसके अंदर क्या है, हम कॉटन स्वैब और कॉटन टिप एप्लीकेटर का यूज़ करके जो जूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हुई है वहाँ से मटेरियल कलेक्ट करते हैं और फिर उसको कल्चर कर देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, क्या डिजीज़ कंडीशन है। Since diphtheria lesions are often covered with pseudomembrane, the surface of lesion may have to be carefully exposed before swabbing to make smear. डिप्थेरिया लीज़न जो है वो हमारी जूडो मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो इसलिए हमें जो लीज़न है उसको प्रॉपरली एक्सपोज करना है पहले, और अच्छे से हमें जब विजुअलाइज हो जाए उसके बाद ही हमें कॉटन स्वैब से सैंपल लेना है। और उस सैंपल को जब हम कल्चर कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, जो कि क्या है, डिप्थेरिया स्टेन के पोलर रीजन पे फॉर्म होंगे। ये हमें देखने को मिलेगा एल्बर्ट स्टेन और पॉन्डर स्टेन में। ये दो मेन स्टेन हम यूज़ करते हैं डिप्थेरिया को विजुअलाइज करने के लिए लेबोरेटरी कंडीशन में। देन उसके बाद आता है इलिक इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट। ये जो हमारा टेस्ट है बेस्ड ऑन डबल डिफ्यूज़न ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन इन अगार मीडियम। ये जो हमारा टेस्ट है डिप्थेरिया के जो टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन है अगार मीडियम में, उन पे बेस होता है। इसमें क्या है, एक स्टीराइल एंटीटॉक्सिन सैचुरेटेड फिल्टर पेपर स्ट्रिप है, उसको हम कल्चर मीडिया में एम्बेडेड करते हैं और कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया को आइसोलेट कर देते हैं। और कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया की जो स्ट्रिक है उसको इनोकुलेट करते हैं हम 90 डिग्री के एंगल पे फिल्टर पेपर पे। फिर हमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन कैन बी डिटेक्टेड। इसमें फिर हम उसके बाद ये देखते हैं कि डिप्थेरिया टॉक्सिन की प्रोडक्शन हुई है या नहीं। विद इन 18 to 48 आवर्स हमें क्या है, टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन की फॉर्मेशन दिख जाती है। इसमें सेम जैसे एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसी तरीके से इसमें टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन टेस्ट है, जिसमें हम एंटीटॉक्सिन सैचुरेटेड फिल्टर पेपर को कल्चर मीडियम में एम्बेडेड करते हैं और उसके ऊपर हम डिप्थेरिया टॉक्सिन को हम 90 डिग्री के एंगल पे फिल्टर पेपर पे इनोकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। फिर उसके बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, इसमें हमारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड कल्चर, ये सब आ जाता है, जिसमें हमें ब्लड टेस्ट के अंदर हम CBC करेंगे, जिसमें हमें WBC काउंट इंक्रीज़ मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, डिप्थेरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन में हमारा जो WBC काउंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एज अ नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स, तो वो हमें इंक्रीज़ मिलेंगे। यूरिन टेस्ट के अंदर मैंने बताया था पहले शुरू में कि प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है डिप्थेरिया की वजह से, तो हमारे यूरिन के अंदर हमें प्रोटीन की प्रेजेंस दिखेगी और कुछ सेल्स भी दिखेंगे CSF में भी। ECG जब हम करेंगे तो उस ECG से हमें क्या, कंडक्टिव डिस्टर्बेंसेस आई थी हार्ट में डिप्थेरिया की वजह से, तो ECG के अंदर हमें वो पता लगेंगी। अरिथमिया शो होगा ECG रिपोर्ट से हमें, और ST सेगमेंट और T वेव के अंदर चेंजेस दिखेंगे जो कि क्या इंडिकेट करेंगे, मायोकार्डाइटिस। मैंने ये एक पेशेंट के ECG को इसमें ऐड भी किया PPT में, आप देख सकते हैं इसमें T वेव चेंजेस जो आ रखे हैं और ST सेगमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रखे हैं जो कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मायोकार्डाइटिस।
फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या अराइज हो सकती है डिप्थेरिया इन्फेक्शन की सीवियरिटी की वजह से। पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैन ऑकर इफ टॉक्सिन एंटर ब्लड स्ट्रीम एंड डैमेज अदर वाइटल ऑर्गन। मैंने बताया था कि जो एक्सोटॉक्सिन है वो कई बार हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके अदर ऑर्गन्स तक भी पहुंचकर वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट दिखाता है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कॉज करते रहता है। तो इसमें हमारे वाइटल ऑर्गन तक अगर एक्सोटॉक्सिन पहुंच गया तो क्या क्या इफ़ेक्ट दिखेगा। सबसे पहले कार्डियक प्रॉब्लम, मायोकार्डाइटिस हमें देखने को मिलेगी, जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है उसकी इन्फ्लामेशन, आर्टरी वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, हार्ट फेलियर और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। न्यूरोलॉजिकल हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो हमारा पैलेट है उसका पैरालिसिस, लॉस ऑफ अकोमोडेशन मतलब विजन चेंजेस होंगे, और पॉलीन्यूराइटिस। रेनल प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो नेफ्राइटिस हमें देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट बहुत कम होगा, प्रोटीन यूरिया मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और किडनी फेलियर। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, लंग इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी फेलियर। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अदर्स में, हेपेटाइटिस, बोन इन्फेक्शन एंड ब्लड इन्फेक्शन। फिर हमने डिप्थेरिया डिजीज़ डायग्नोस कर ली, अब हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे जिसको डिप्थेरिया इन्फेक्शन है। तो जो हमारा ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है वो हमारे मेन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री सर्कुलेटिंग डिप्थेरिया टॉक्सिन। जो भी डिप्थेरिया का एक्सोटॉक्सिन फ्रीली सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज करना, बैक्टीरिया को इरेडिकेट करना एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके, सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमने देना है, और कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले बात करेंगे एंटी टॉक्सिन्स की। एंटी डिप्थेरिया सीरम देते हैं हम IM और IV आफ्टर स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट। पहले हम इसमें क्या करते हैं, स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम एंटी टॉक्सिन देते हैं जो भी डिप्थेरिया का पेशेंट होता है उसको। तो स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट जो हम करते हैं उसको हम स्किक टेस्ट भी बोलते हैं। ये एक इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में हम देखते हैं कि एंटी टॉक्सिन की प्रेजेंस है या नहीं, और हाइपर सेंसिटिविटी की जो स्टेट है डिप्थेरिया टॉक्सिन को लेके वो हम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम 0.2 ml स्किक टेस्ट टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली हमारी फोर आर्म की स्किन में, वाइल इनटू अपोजिट आर्म कंट्रोल स्किक टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड बाय हीट इज़ इंजेक्टेड। मतलब हमारे दोनों हैंड्स की फोर आर्म में हम जो टॉक्सिन है डिप्थेरिया को लेके उसको हम इंजेक्ट करते हैं 0.2 ml। एक में वो कंट्रोल होता है मतलब इनएक्टिवेटेड होता है हीट में, और एक में नहीं। इसमें फिर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिएक्शन देखने को मिल सकते, मतलब दोनों में से कोई भी रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। कई बार जूडो पॉजिटिव रिएक्शन भी हमें देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी रिएक्शन होगी, नेगेटिव रिएक्शन ये हमें कब देखने को मिलेगी, जब पर्सन इम्यून है उसको किसी भी काइंड की कोई रिएक्शन नहीं हुई। पॉजिटिव कब, जब टेस्ट आर्म में हमें रेड फ्लश देखने को मिलेगा of 10 to 50 mm diameter appear within 24 to 36 hours, reaching maximum development by 4th to 7th day। ये मतलब कि क्या है, इसमें हमें 24 to 36 आवर में 10 to 50 mm डायमीटर का एक रेड फ्लश सर्कमसिस्ड लीजन सा अपीयर हो जाएगा हमारी फोर आर्म पे, जो कि डेवलप करेगा 4 to 7th डे तक, और फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या आएगा, फेड हो जाएगा और एक ब्राउन पैच की अपीयरेंस ले लेगा। कंट्रोल आर्म में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। द पर्सन पॉजिटिव रिएक्शन में क्या होता है, जो पर्सन है वो ससेप्टेबल होता है डिप्थेरिया के। जूडो पॉजिटिव रिएक्शन, इसमें क्या है, रेड फ्लश डेवलप होता है इक्वली ऑन बोथ आर्म। जो हमारी कंट्रोल आर्म थी जिसमें हमने इनएक्टिवेटेड हीट वाला टॉक्सिन यूज़ किया था उसमें भी हमें सर्कमसीन लीजन दिखेगा, और दूसरे आर्म पे भी, दोनों पे।
मच लेस सर्कमसिस देन ट्रू पॉजिटिव रिएक्शन। बट ये जो ट्रू पॉजिटिव रिएक्शन होता है उससे इसका साइज़ कम होता है, ये 4th डे पे ही फेड होना शुरू हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन फाउंड इन सर्टेन इंडिविजुअल, और स्किक नेगेटिव होता है पेशेंट, बट उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। कंबाइंड रिएक्शन में क्या होता है, कंट्रोल आर्म शो जूडो पॉजिटिव रिएक्शन। जो हमारे कंट्रोल आर्म होती है वो जूडो पॉजिटिव रिएक्शन शो करती है, और जो हमारी टेस्ट आर्म होती है वो पॉजिटिव रिएक्शंस शो करती है। तो मतलब क्या है, पर्सन जो है वो ससेप्टेबल है डिप्थेरिया के। तो ये हम टेस्ट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट ससेप्टेबल है या नहीं। हाइपर सेंसिटिविटी हम सबका पता लगा लेंगे, उसके बाद ही हम एंटी डिप्थेरिया सीरम इंजेक्ट करते हैं IM या IV, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है डिप्थेरिया का। इसमें जो एंटी डिप्थेरिया सीरम की जो डोज होती है वो डिपेंड करती है हमारे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। नेज़ल डिप्थेरिया के लिए हम 20,000 यूनिट्स यूज़ करते हैं। टॉन्सिलर और फेरिंजियल डिप्थेरिया के लिए हम 40,000 to 80,000 यूनिट्स का यूज़ करते हैं, और लैरिंजियल डिप्थेरिया में हम 80,000 to 1,20,000 यूनिट्स का यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसके अलावा हमारे पास होता है डिप्थेरिया इम्यूनोग्लोबिन, जो कि हम 0.6 ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इंजेक्ट करते हैं। तो ये थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें जो हमारा एंटी डिप्थेरिया सीरम है, जो डिप्थेरिया को ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो कैसे डिस्कवर हुई वो इस चार्ट में बता रखा है। साइंटिस्ट लर्न टू हार्नेस द इम्यून सिस्टम ऑफ सम एनिमल टू प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन सीरम टू यूज़ एज मेडिसिन। साइंटिस्ट ने सीखा कि जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे एंटीटॉक्सिन सीरम प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन भी उन्हीं मेडिसिन में से एक था। डॉक्टर यूज़ करते हैं डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन को डिप्थेरिया को ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए भी, जो कि ऑफन एक डेडली चाइल्डहुड डिजीज़ है, जनरल किलर डिजीज़ है। साइंटिस्ट ग्रो डिप्थेरिया कोजिंग बैक्टीरिया इन लेबोरेटरी एंड हार्वेस्ट इट्स टॉक्सिन। इन्होंने सबसे पहले क्या, साइंटिस्ट ने एक डिप्थेरिया बैक्टीरिया को ग्रो करवाया लेबोरेटरी कंडीशंस में और उसके टॉक्सिन को हार्वेस्ट किया। नेक्स्ट, रिसर्चर इंजेक्ट हॉर्सेस विद डिप्थेरिया टॉक्सिन। उन्होंने वो टॉक्सिन हॉर्सेस के अंदर इंजेक्ट किया एज एन इम्यून रिस्पॉन्स। एनिमल ब्लड प्रोड्यूस डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। एज अ इम्यून रिस्पॉन्स क्या हुआ, हॉर्स के अंदर जो ब्लड था उन्होंने क्या किया, डिप्थेरिया के एंटीटॉक्सिन को प्रोड्यूस किया। साइंटिस्ट ने वो ब्लड कलेक्ट किया हॉर्स से और सेपरेट कर दिया एंटीटॉक्सिन रिच सीरम को और ब्लड को, और बाद में उन्होंने प्योरीफाई करके उस एंटीटॉक्सिन सीरम को एज ए मेडिसिन यूज़ करने लगे पीपल के लिए। देन एंटीबायोटिक्स का भी हम यूज़ करते हैं डिप्थेरिया को ट्रीट करने के लिए। एंटीबायोटिक्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेन बैक्टीरिया को इरेडिकेट करने के लिए भी और प्रिवेंट करने के लिए भी कि वो और ना फैले। जो हमारी मेन एंटीबायोटिक हम इसमें यूज़ करते हैं वो है प्रोकेन, पेनिसिलिन। एरिथ्रोमाइसिन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो कि हम 40 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करते हैं। इट शुड नॉट बी गिवन फॉर 7 to 10 days और अनटिल थ्रॉट कल्चर इज़ नेगेटिव। ये जो होते हैं हम 7 से 10 दिन तक तो देते ही देते हैं, बट जब तक हमारा थ्रॉट कल्चर की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक हम एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं। देन फिर आता है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, हम जो भी पेशेंट है, चाइल्ड जिसको डिप्थेरिया इन्फेक्शन हुआ है, उसको आइसोलेट कर देंगे। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए उसको बोलेंगे फॉर अबाउट 2 weeks, ताकि जो भी कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है उसको हम कम कर सकें। जो प्रॉपर हाइड्रेशन है और न्यूट्रिशनल स्टेटस है पेशेंट का उसको मेंटेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे ह्यूमिडिटी को, और प्रोवाइड करेंगे स्टीम इनहेलेशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ सिक्रीशन। जो भी सीरोसैंगुअस म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा था नेज़ल डिप्थेरिया में उसको लिक्विफाई करने के लिए हम स्टीम इनहेलेशन का यूज़ करेंगे। जब अगर सीवियर केस है, सक्शनिंग की नीड है, तो हम सक्शनिंग भी देंगे। जो पेशेंट है उसके वाइटल साइंस को
ऑब्ज़र्व करेंगे, स्पेशली जब रेस्पिरेशन को, ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम एनालाइज कर सकें। इन चिल्ड्रन विद लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैकियोस्टोमी इज़ लाइफ सेविंग। अगर किसी को लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ज़्यादा ज़ूडो मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गई है, लैरिंग्स में फॉर्म हो गई है, तो हम ट्रैकियोस्टोमी भी करते हैं। गार्गल्स कराएंगे पेशेंट को नॉर्मल सलाइन के साथ, ताकि जो थ्रोट है पेशेंट का वो क्लीन हो जाए, इन्फ्लामेशन कम हो जाए और पेशेंट जो है वो बेटर फील करे। न्यूट्रिशन अच्छा देंगे पेशेंट को ठीक करने के लिए, क्योंकि पेन और स्वेलोइंग की मतलब पेशेंट को पेन हो रहा है और स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, डिस्फैगिया और रोडाइनोफैगिया की कंडीशन है, तो पेशेंट खा नहीं पाता खाना अच्छे से, तो उसको हम सॉफ्ट लिक्विड डाइट प्रोवाइड कराएंगे। अगर सीवियर केसेस में हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड भी एडमिनिस्टर करते हैं। फिर प्रिवेंट कैसे करेंगे हम डिप्थेरिया को, ताकि वो कम्युनिटी में और ज़्यादा ना फैले, तो उसके लिए हम सबसे मेन है हमारा इम्यूनाइजेशन। उसके अलावा पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड अनटिल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इज़ कंप्लीट। जब तक एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, हम पेशेंट को आइसोलेट करके रखते हैं, जब तक 2 कल्चर रिपोर्ट जो है हमारी थ्रोट कल्चर रिपोर्ट है, जो नोज़ और थ्रोट कल्चर रिपोर्ट, वो नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक हम पेशेंट को आइसोलेट करके रखेंगे। जो भी पीपल हैं उनको अवॉइड करेंगे कि क्लोज कांटेक्ट में ना आए जो इन्फेक्टेड हैं उसके, और इम्यूनाइजेशन देंगे, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, वैक्सीन्स का यूज़ करेंगे जो भी हमने प्योरीफाइड टॉक्सिन से डिराइव की है, या फिर जो भी हमने बैक्टीरिया के स्ट्रेन से रिमूव की है। 2 स्ट्रेन होते हैं जो कि हम रूटीन डिप्थेरिया वैक्सीन्स में यूज़ करते हैं। वन इज़ आइडेंटिफाइड बाय कैपिटल डी एंड वन इज़ बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी हायर डोज प्राइमरी वैक्सीन होती है, ये बच्चों के लिए अंडर 10 ईयर ऑफ एज, जो 10 साल से कम की एज के हैं उनके लिए हायर डोज प्राइमरी वैक्सीन होती है। ये हम मेनली 3 डोसेज में देते हैं, एक 2 मंथ पे, एक 3 मंथ पे और 4 मंथ पे। स्मॉल डी ये लोअर डोज वर्जन होता है फॉर यूज़ एज प्राइमरी वैक्सीन इन चिल्ड्रन ओवर 10। जो ओवर 10 ईयर ऑफ एज हैं उनके अंदर हम ये एज अ प्राइमरी वैक्सीन यूज़ करते हैं। लो डोज वर्जन होता है और इसमें हम बूस्टर डोज भी देते हैं। ये एज अ बूस्टर डोज भी हम यूज़ करते हैं फॉर रीइंफोर्सिंग यूजुअल इम्यूनाइजेशन इन बेबी अबाउट 3 ईयर आफ्टर प्राइमरी वैक्सीन। प्राइमरी वैक्सीन के बाद 3 ईयर तक हम एज अ बूस्टर डोज भी इसको हम यूज़ करते हैं, स्मॉल डी वाली वैक्सीन को। नॉर्मली बिटवीन 3.5 to 5 ईयर ऑफ एज पे हम इसको यूज़ करते हैं एज अ बूस्टर डोज। फिर है मॉडर्न वैक्सीनेशन शेड्यूल। इसके अंदर हमारे डिप्थेरिया टॉक्सोइड आते हैं चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन में, जिसको हम डिप्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सोइड एंड ए सेलुलर पर्ट्यूसिस DTAP भी बोलते हैं। ये कब कब दी जाती है, 2nd मंथ पे, 4th मंथ पे, 6th मंथ पे, 15 to 18th मंथ पे, एंड एट द एज ऑफ 4 to 6 एज अ बूस्टर डोज। जो नॉन इम्यूनाइज अडोलसेंट है और अडल्ट है उनके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, कैपिटल डी स्मॉल DAP is used to prevent us from diphtheria. Also booster dose given at every 10 years. इसमें हम बूस्टर डोज भी देते हैं हर 10 साल में। ऑल्सो इट कैन बी यूज इन, ये जो वैक्सीन होती है मतलब हम उसमें प्रेग्नेंट वूमेन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग 2nd हाफ ऑफ ईच प्रेगनेंसी। इसमें मैंने चार्ट से शो किया हुआ है कि जो डिप्थेरिया वैक्सीन होती है वो हर एक एज ग्रुप के पीपल के लिए असेंशियल है। इसमें दिखा रखा है DTAP यंग चिल्ड्रन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, कब कब देनी होती है ये, 2, 4 और 6 मंथ पे, 15 through 18 मंथ, 4 to 6 ईयर। और TDAP स्मॉल टीन्स के लिए, प्री टीन्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो 11 to 12 ईयर्स पे। और TD और TDAP अडल्ट्स के लिए एवरी 10 ईयर्स पे एज अ बूस्टर डोज। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर,
टॉपिक में डिप्थेरिया क्या एक हाईली कंटाजिनस डिजीज़ है जो कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से होती है, जिसमें हमारी नोज़ और थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट होती है। डिप्थेरिया जो है वो वाइड स्प्रेड डिजीज़ है, जनरल किलर डिजीज़ है, जिसमें हमारी अंडर एज ऑफ 15 के चिल्ड्रन मोस्टली इफ़ेक्टेड होते हैं। बोथ सेक्सेस इक्वली इफेक्टेड होती है। हाईएस्ट रिस्क फैक्टर पे कौन होता है इसमें? जो इम्यूनाइज्ड नहीं है या जो क्राउडिंग एरिया में ज़्यादा रहता है, इम्यूनो सप्रेस्ड है, या किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के जो कांटेक्ट में आए हैं। इसमें डिप्थेरिया के इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं वो फ्लू लाइक होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा वर्सन होते हैं, जैसे कि फीवर, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, डिस्फैगिया, हॉर्सनेस, एनलार्ज लिम्फ नोड, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सम पेशेंट में ऑल्सो हैव स्किन इन्वॉल्वमेंट, जो मैंने बताया था क्यूटेनियस डिप्थेरिया, रेड कलर के लीजन्स फॉर्म होते हैं जो कि नॉन हीलिंग स्कार में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे इसको हम? थ्रोट कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर इलिक इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट भी हम करते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड ईसीजी। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके। एंटीटॉक्सिन में हमने पढ़ा था जो सीरम हम यूज़ करते हैं, एडीएस एंटी डिप्थेरिया सीरम, और एंटीबायोटिक्स में मेन हम पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। पेशेंट को आइसोलेट करेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे आईसीयू में। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है इसकी? नर्व डैमेज, हार्ट फेलियर और समटाइम डेथ। अगर हमने इसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर दिया तो हमारा जो प्रोग्नोसिस होगा डिप्थेरिया को लेके वो गुड होगा, बट अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है तो हमारा जो प्रोग्नोसिस होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, स्पेशली सेप्सिस के केस में और जब कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो तब। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।